Good morning, students. We are doing our chapter Bill of Exchange. In the Bill of Exchange, as I have told you earlier, Section 4 of Negotiable Instrument Act, Negotiable Instrument Act 1881. Under this section, we have two negotiable instruments, that is promissory note and another one is Bill of Exchange. कौन कौन से हैं? Promissory note and Bill of Exchange. जैसे कि बेटा मैं आपको कल बता चुकी हूँ, promissory note के अंदर दो पार्टीज होती हैं. कौन कौन सी? एक होता है मेकर और एक होता है पे. मेकर जो प्रॉमिस करता है वो कौन होता है? बायर. पे जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है. 90% बच्चे लिख देते हैं वो पेड द अमाउंट. नो, पे मीन्स हु रिसीव द अमाउंट. ये कौन होता है? सेलर, जिसने गुड्स को सेल किया होता है. पेई सेलर जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है. मेकर कौन होता है? बायर, जो कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा. ओके. अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी 3 पार्टीज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉर इज ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल. कौन ड्रॉ करता है बिल? सेलर. ड्रॉई इज द पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है. बायर. पे इज द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट. आपको मैंने बताया था 90% ड्रॉर एंड पे आर द सेम पर्सन. यही दो पर्सन होते हैं जो कि अमाउंट रिसीव करते हैं. ये हम कल बिल ऑफ एक्सचेंज कर चुके हैं बेटा. आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देयर आर सर्टेन टर्म्स रिगार्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज. तो हम डिफरेंस करते हैं. आप पहले डिफरेंस बिटवीन promissory note and bill of exchange. First difference is number of parties. You have to write down in your notebook bill of exchange and promissory note. आपको पता लग गया होगा. How many parties and bill of exchange? 3 parties are in bill of exchange. कौन कौन है? Drawer, drawee and pay. And how many parties are in promissory note? 2 parties are in promissory note. That is maker and pay. Okay. Next, promise order. Promise क्या है और order क्या है? ये क्या है बेटा? It is an unconditional promise to pay the amount. It is an unconditional promise. और bill of exchange क्या है? It is an unconditional order to pay the amount. इसमें सेलर ऑर्डर करता है बायर को कि आप मेरे को 3 मंथ बाद पेमेंट करोगे. दिस इज अ ऑर्डर गिवन बाय द सेलर टू द बायर. इसमें बायर प्रॉमिस करता है सेलर को कि आई विल पे यू द अमाउंट, आई विल प्रॉमिस टू पे यू द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ. तो ये ऑर्डर है और ये कौन सा है? ये क्या है? प्रॉमिस है. ये ऑर्डर, ये प्रॉमिस. इसमें नेचर ऑफ लायबिलिटी. इसमें लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी. इसमें द लायबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. सेकेंडरी में प्राइमरी होती है बेटी मेन
फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी होती है सेकेंड। कहते हैं अगर सपोज करो 3 पार्टीज आई, ए ने गुड्स सोल्ड करी बी, ए आ गया सेलर, बी आ गया बायर, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, जो मेकर है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अमाउंट पे करना ही करना है। प्राइमरी मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट करने की किसकी है? मेकर, ठीक है बेटा। अगर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको कल बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी और आ जाती है पे। बी ने पेमेंट करनी है ए को, ए बोलता है बी को आप मेरे को देने की बजाय डायरेक्टली किसको पेमेंट कर दो? सी को। आप मेरे को देने की बजाय डायरेक्टली किसको दे दो? सी को। अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पेमेंट करने की? बी की। सबसे पहले तो बी करेगा ना सी को पेमेंट। अगर सी को बी पेमेंट नहीं करेगा तो फिर सी किससे मांगेगा? ए से। मीन्स प्राइमरी होगी बी की और सेकेंडरी हो गई ए की। प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेकेंडरी। लायबिलिटी मीन्स पे करने की कौन सी है? सेकेंडरी। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। आपको मैंने कल बताया था सेलर बिल लिखकर किसको देता है? बायर को। अगर बायर उसके ऊपर टिक लगाता है तभी वो उसकी वैल्यू बनती है, तभी वो इंस्ट्रूमेंट बनता है। अगर बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। सो इट रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस, इट रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है तभी वो वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है। प्रॉमिसरी नोट में इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इसमें किसी भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है सेम आइडेंटिटी ऑफ पेयर एंड पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर जो बिल लिखता है एंड पे मे बी द सेम पर्सन, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ड्रॉर और पे, जैसे ये क्या हो गया? ड्रॉर और ये हो गया पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है ड्रॉर ही पे ही हो और सकता है एक और पार्टी भी हो, ठीक है। बट प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम पर्सन, हो सकते हैं? नो, क्योंकि मेकर कौन हो गया? बायर। और पे कौन हो गया? सेलर। तो ये दोनों कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेबल टू bearer. It can be payable to the bearer. It can be payable to bearer. It cannot be payable to bearer. बेयरर होता है बेटा, जैसे सपोज करो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बेयरर मतलब जैसे ए बोलता है आप मेरे को देने की बजाय सी को दे दो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और पर्सन को दिया जा सकता है, बी पेमेंट सी को कर सकता है, बट प्रॉमिसरी नोट किसी और को पेमेंट नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी पेबल टू bearer. It cannot be payable to bearer. क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज में ए जो है वो बी को बोल सकता है कि आप सी को पेमेंट कर दो, तो वो सी को कर देगा। तो ए की बजाय पेमेंट किसको हो जाएगी? सी। इट कैन बी पेबल टू बेयरर। बट प्रॉमिसरी नोट में जैसे ए बायर है, ए सेलर है, बी बायर है, बी ने अगर प्रॉमिस किया है किसको पे करने का? ए को, तो बी सिर्फ ए को पे करेगा और किसी को पे नहीं कर सकता। मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को पे हो सकता है, बट प्रॉमिसरी नोट जिसको प्रॉमिस किया है उसी पर्सन को ही पेमेंट करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोटेस्ट ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर होता है बेटा, आपको मैंने बताया हुआ है, डिसऑनर मीन्स कैंसलेशन।
जैसे बेटा हमारा चेक कैंसिल होता है, वैसे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी कैंसिल होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कैंसिल होता है। जब बेटा आपका चेक कैंसिल होता है ना, तो आप बैंक को बोलते हो कि हमें कोई प्रूफ दो कि आपने हमारा चेक क्यों कैंसिल किया। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज जब कैंसिल होता है तो बैंक को बोलते हो हमें प्रूफ दो कि आपने मेरा बिल क्यों कैंसिल किया। तो बैंक एक सर्टिफिकेट बना के देता है। सर्टिफिकेट पे लिखता है कि आपका बिल इस रीजन से चार्जेस लगते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टिंग चार्जेस। ठीक है, अब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसके लिए प्रोटेस्टिंग जरूरी है, मीन सर्टिफिकेट जरूरी है डिसऑनर का। इट रिक्वायर्स प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर। इज इट क्लियर? अगर प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उसके लिए प्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, डज नॉट रिक्वायर प्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट। समझ के बात इतनी? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ डिसऑनर। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो किसको नोटिस देना पड़ता है? ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इसके साथ डिसऑनर जुड़ी हुई हैं सबको नोटिस देना पड़ता है। सपोज करो 3 पार्टीज जुड़ी हुई है तो तीनों पार्टीज को नोटिस देना पड़ेगा कि आपका बिल डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अगर प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो केस में सिर्फ नोटिस किसको दिया जाता है? मेकर, मींस बायर को, कि आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया है। इट इज क्लियर? एक बार डिफरेंस को ध्यान से देख लो। सारे पॉइंट आई होप आपने राइट डाउन कर लिए हो और आपको क्लियर हो गए हो। सो नेक्स्ट, आज मैं आपको करवाती हूँ देयर आर सम टर्म्स ऑफ बिल। काइंडली राइट डाउन टर्म्स ऑफ बिल। टर्म्स ऑफ बिल। फर्स्ट टर्म इज ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल, the date, write down the date on which the term of bill expires is called due date of bill. The date on which the term of bill expires is called the due date of bill. The date on which the term of bill expires is called the due date of bill. मैं आपको सारा समझा देती हूँ, आप लिख लो पहले। नेक्स्ट इज 3 days of grace. 3 days of grace. When the term of bill expires, then it is extended up to 3 days of grace. Then it is extended up to 3 days of grace. Last point, date of maturity of bill. Date of maturity of bill. Write down the date comes after adding the days of maturity on due date of bill. It becomes date of maturity. I hope
आई होप ये आपने तीनों टर्म्स लिख ली हो। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने बिल ड्रॉ किया है 1 जनवरी। कब ड्रॉ किया है? 1 जनवरी को। सो डेट ये होगी डेट ऑफ बिल ड्रॉन। ओके, अब ये बिल है 3 मंथ का। कितने का बिल है? 3 मंथ का। तो 1 जनवरी के 3 मंथ बाद 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 10 नहीं कैलकुलेट करते, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल आफ्टर 3 मंथ्स, 1 अप्रैल इज बिकम ड्यू डेट। कौन सी डेट बन गई है? ड्यू डेट। इज इट क्लियर? द डेट ऑन विच टर्म ऑफ बिल एक्सपायर्ड। टर्म ऑफ बिल खत्म हो गया ना, 3 मंथ खत्म हो गए, तो 1 अप्रैल होगी ड्यू डेट। इज इट क्लियर? अब जब भी बेटा ड्यू डेट आती है तो हम उस पर्सन को 3 दिन और देते हैं कि शायद उसको आज याद ना हो, तो उसको हम याद दिलाते हैं इन बिटवीन कि आपको पेमेंट करनी है। तो 3 डेज और सबको मिलते हैं। 3 डेज ये बन जाते हैं हमारे ग्रेस डेज। कौन से डेज बन जाते हैं? ग्रेस डेज। जब इस डेट में हम 3 डेज ऐड करते हैं, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, ये बन गई 4 अप्रैल। तो ये बन गई मेरी बेटा डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल। क्या बन गई? डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल। जब हम ड्यू डेट में अपने 3 डेज ग्रेस डेज ऐड कर लेते हैं तो वो डेट हमारी बन जाती है बेटा मेच्योरिटी ऑफ बिल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब क्या होता है, सपोज करो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल डेट बनी, 4 अप्रैल को कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है। क्या आ जाती है? पब्लिक हॉलीडे आ जाती है। अगर पब्लिक हॉलीडे है, सपोज ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट इज पब्लिक हॉलीडे है। कौन सी हॉलीडे है? पब्लिक हॉलीडे है। तो हम उसके 1 डे बिफोर काउंट करेंगे। कौन सी काउंट करेंगे? अगर ड्यू डेट कौन सी है? पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, कोई छुट्टी आ जाती है, उस दिन बैंक बंद है, तो हम उससे 1 डे बिफोर काउंट कर लेते हैं। सपोज करो ड्यू डेट है 15 अगस्त। 15 अगस्त को छुट्टी हो गई, तो हम ड्यू डेट कौन सी काउंट कर लेंगे? 14 अगस्त। समझ गए? इज इट क्लियर? अगर सपोज ड्यू डेट को कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाती है, इमरजेंसी स्ट्राइक हो गई, इमरजेंसी प्रॉब्लम पड़ गई, उसी वक्त छुट्टी करनी पड़ी, तो हम नेक्स्ट डे ड्यू डेट काउंट करते हैं। अगर पब्लिक हॉलीडे है जो आपको पहले से ही पता है ये कि हॉलीडे होती है 15 अगस्त, तो ड्यू डेट कौन सी बन जाएगी? 14 अगस्त। अगर ड्यू डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाती है, इमरजेंसी हॉलीडे जो आपको पता नहीं है, एट ए टाइम हॉलीडे, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कर्फ्यू लग गया, कुछ भी, कोई ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, किसी भी के कारण प्रॉब्लम आ गई, तो नेक्स्ट डे जो है वो आपकी ड्यू डेट मान जाती है। आई होप आपको आज का क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।